नियो मेंडलियम में हम क्या पढ़ेंगे? जो मेंडल ने हमें बताया उसे अपोज करने वाली थेरीज है। मेंडल ने हमें जो बताया उसे, आरोही तुझा पाय लागेल बेटा, कॅमेरा पडेल, पाय मागे। नियो मेंडलियन में क्या पढ़ना है बच्चों हमें? कि जो मेंडल ने हमें बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस चलता है कि भाई हर बार अगर क्रॉस किया तो हमें डोमिनेटिंग कैरेक्टर मिलेगा। मेंडल ने हमें बताया कि एक कैरेक्टर के लिए अगर सिंगल कैरेक्टर है बच्चों, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए एक जीन पेयर काम करती है। ये मेंडल ने हमें बताया। मेंडल ने हमें क्या बताया? अगर दो पेयर साथ में है तो उसमें से एक डोमिनेंट रहेगी और दूसरी रिसेसिव रहेगी। ये सारी मेंडल ने बताई हुई चीजें। और चौथी चीज मेंडल ने क्या बोली? कि एक पेयर अगर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर ये प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें मेंडल ने बताई है। ये पढ़ी ना हमने? एक कैरेक्टर के लिए एक जीन पेयर, एक जीन पेयर के लिए एक, सॉरी वेट अ मिनट, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन पेयर फंक्शन करती है। ठीक है, एक जीन पेयर फंक्शन करती है मतलब एक से ज्यादा जीन पेयर नहीं हो सकती एक कैरेक्टर के लिए। जैसे हमने हाइट के लिए क्या पढ़ा है? हाइट के लिए हमें बताया गया है कैपिटल टी है। ठीक है, तो एक जीन पेयर काम कर रही है यहाँ पे टॉलनेस के लिए। डॉर्कनेस के लिए एक अलग जीन पेयर काम करती है, तो एक कैरेक्टर के लिए एक जीन पेयर काम करती है। अगर हमने क्रॉस करा लिया तो हमें पता है ऑलवेज, उसने बताया कि हमें डोमिनेंट ही कैरेक्टर मिलेगा, रेसेसिव सप्रेस हो जाएगा। उसके बाद में एक रेसेसिव एक डोमिनेंट उसने बता दिया हमें। और दूसरी बार लास्ट चीज उसने बताई कि भाई ये जो जीन पेयर्स है यहाँ पे प्रेजेंट, अगर दो कैरेक्टर एक साथ कंबाइन कर रहे हैं हम, तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली चलते हैं वो। तो तीनों भी लॉ भी पढ़े हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेट। अब देखो बच्चों, मेंडल की ये जो थिंग्स थी, इन चीजों को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए नियो मेंडेलियन थेरीज सामने आई। मतलब उन्हें बोला गया कि हर बार जो मेंडल बोलता है वैसे ही चलता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसने बोला कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल थिंग है कि ठीक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है और हर बार गमिट को सेपरेट होना पड़ता है न्यू गमिट्स बनाने के लिए, न्यू जनरेशन को बनाने के लिए। लेकिन हर बार क्रॉस करने के बाद एक डोमिनेंट एक रेसेसिव रहेगा, ऐसा नहीं है। हर बार जीन पेयर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहेगी, ऐसी नहीं है। तो उसे अपोज करने के लिए कुछ थेरीज लाई गई है बच्चों, और उन थेरीज को नाम दिया गया है नियो मेंडेलिज्म। क्या बोला गया है उसे? नियो मेंडेलिज्म। ठीक है, अब आते हैं नियो मेंडेलिज्म में दो पार्ट में नियो मेंडेलिज्म को डिवाइड किया गया है। एक है इंटरजेनिक, एक है इंट्राजेनिक और एक है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक और एक है इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक मतलब क्या? कि एक क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन पेयर प्रेजेंट है, दिया आपको देखो ऑलिव्स ऑफ अ सेम जीन, एक क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक जीन पेयर प्रेजेंट है तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन चलती है इसे बोला गया है इंट्राजेनिक। और एक जीन पेयर के ऊपर, सॉरी, ये एक जीन पेयर है और एक दूसरा जीन पेयर है, इनके बीच में जो इंटरैक्शन चलती है इसे बोला गया है इंटरजेनिक। सीधी सीधी बात, इंट्राजेनिक एक ही जीन पेयर के ऊपर सारी रिएक्शन चलेगी, और इंटरजेनिक दो अलग क्रोमोसोम हो गए और उन दोनों के बीच में रिएक्शन चलेगी, तो उसे नाम दिया गया है इंटरजेनिक रिएक्शन। कैसे होती है, क्या होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? इतनी बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला दिया है हमें इनकम्प्लीट, बहुत इजी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके आगे जो टर्मिनोलॉजीज आएगी ना, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको मेंडेलिज्म समझ में आ गया तो। पहला दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है बच्चों, नो वन इज डोमिनेंट एंड नो वन इज रेसेसिव। सीधी सीधी बात, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। No one can suppress the expression of other, the expression of other। मतलब कोई इनमें से एक दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस नहीं कर पा रहा। इनकम्प्लीट
डोमिनेंस में हमें पता होता है कि एक को सप्रेस किया जाता है पूरी तरीके से। टॉल को जब हम क्रॉस करते हैं डॉर्फ के साथ तो डॉर्फ सप्रेस हो जाता है, राइट ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना यहाँ पे कोई डोमिनेंस शो करेगा। यहाँ पे इन्होंने बोला गया है, एग्जाम्पल दिया है बच्चों, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है पर्टिकुलरली सिंगल मार्क्स के लिए। इसका नाम है मिराबिलिस जाल्पा, मिराबिलिस जाल्पा प्लांट का नाम है। इसका और एक नाम है 4 o'clock प्लांट। हे प्लांट पाहिलेत तुम्ही, मिराबिलिस जाल्पा अगर आप नेट पे डालोगे तो आपको समझ में आएगा ये प्लांट कौन सा। 4 o'clock प्लांट क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि ये 4 के बाद में इसमें फ्लावरिंग ओपन होती है। आप लोगों को पता है जैसे मॉर्निंग हो जाती है वैसे बर्ड्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्लावर खुलना स्टार्ट हो जाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा है, ये 4 बजे के बाद इसके फ्लावर्स ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। माहिती आहे ना तुम्हाला, फुलं ओपन व्हायची वेळ काय आहे, फ्लावर्स को ओपन होना है तो कब ओपन होंगे, ड्यूरिंग डे टाइम ना, मॉर्निंग के टाइम में, राइट। और शाम होते होते वो ऐसे फिर से बंद हो जाती है, कलियां बन जाती है। यस, ये नॉर्मली होता है प्लांट्स में, फुलने यानी कोमेजने, माहिती है ना, यस और नो, ठीक है। अब ये जो प्लांट है मिराबिलिस जाल्पा, ये 4 o'clock के बाद, 4 बजे के बाद में अपनी फ्लावरिंग को ऐसे ओपन करता है, बर्ड को ओपन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे 4 o'clock प्लांट बोला गया है। एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। चलो, 2 कलर दिए हैं इन्होंने, कलर कौन से दिए हैं, रेड और पिंक। एक दिया है रेड कलर का फ्लावर, कैपिटल आर से शो करेंगे हम, और दूसरा दिया है व्हाइट कलर का फ्लावर जो हम स्मॉल आर से शो करेंगे। चलो हमारा रेशियो लिख लेते हैं, हमारा जो क्राइटेरिया है लिखने का कैसे है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिनोटाइप। चलो बताओ क्या लिखेंगे फिनोटाइप में, बताओ, पढ़ा है हमने सब कुछ। रेड, हाँ, रेड क्रॉस विथ व्हाइट। चलो इसका जीनोटाइप क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल आर, यस, स्मॉल आर। चलो इसके गमेट्स क्या निकालेंगे हम, इसमें वेरी गुड, यहाँ से एक आर और यहाँ से एक छोटा आर, ठीक है। उसके बाद में हम F1 में क्या करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या होना चाहिए था, कैपिटल आर। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये क्या है, रेड होना चाहिए, यस। लेकिन ये रेड नहीं होता बच्चों, ये पिंक होता है, इसका कलर पिंक आता है, क्योंकि ये एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर पाते। ना कैपिटल आर व्हाइट को सप्रेस कर पाता है, ना व्हाइट वाला रेड को सप्रेस। मतलब क्या कि दोनों भी अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। अगर हम रेड के साथ व्हाइट कलर मिक्स कर दे तो उसका जो कलर है वो फेंट हो जाता है, ठीक है। ना कभी रेड अपना डोमिनेंस शो कर पाता है, ना व्हाइट पूरी तरीके से सप्रेस हो पाता है। नो वन इज डोमिनेंस एंड नो वन इज सप्रेस और रेसेसिव, ठीक है। तो दोनों भी अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, तो बीच में का कैरेक्टर आता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर, और वो कलर बनता है रेड, सॉरी पिंक। समझ में आया, पिंक इसे बोला गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलेंगे हम इसे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि हमें पिंक कलर मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं। F2 में क्या करते हैं हम, F1 इंटू F1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। आ जाओ हमारे चेकर बोर्ड पे। चेकर बोर्ड क्या बोल रहा है, हमें क्या ड्रॉ करना है चेकर बोर्ड में, चेकर बोर्ड में क्या ड्रॉ करना है। चलो कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। एक पेयर को कंसिडर करते हैं मेल और एक को फीमेल। क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर। इतने 4 कॉम्बिनेशंस मिले बच्चों में। अब बताओ कैपिटल आर में मतलब क्या, रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या, पिंक। यहाँ पे भी सेम पिंक और यहाँ पे व्हाइट, ठीक है। ये हमारे आगे। अब लिखो फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो। बताओ
एक्सटर्नल अपीयरेंस रहने वाले कितने 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 अलग अलग कलर के मिले हैं हमें? रेड मिला है, पिंक मिला है और व्हाइट मिला है। नंबर बताओ कितने नंबर में? रेड कितने हैं? 1, रेड 1, पिंक कितने हैं? 2 और व्हाइट कितना है? 1। ठीक है, अब लिख लेते हैं जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, अब बताओ जीनोटिपिक रेशो में कितने अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले? एक मिला कैपिटल आर, दूसरा मिला कैपिटल आर स्मॉल आर और तीसरा मिला बच्चों स्मॉल आर। नंबर बताओ, कैपिटल आर कितने बार आया? 1। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने बार आया? 2 और स्मॉल आर कितने बार आया? 1। यहाँ पे क्लियर है बात सबको इनकम्प्लीट डोमिनेंस की? तो देखो एक मजेदार बात है, अगर हम इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से चलाते, अगर हम इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से चलाते बच्चों, तो दोनों का रेशो अलग आता था ना, फिनोटिपिक रेशो अलग आता था, जीनोटिपिक रेशो अलग आता था। लेकिन यहाँ पे कोई भी कम नहीं और कोई भी ज्यादा नहीं है, ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रेसेसिव है, दोनों भी फाइट कर रहे हैं और दोनों भी अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है जिसे हमने पिंक बोला है। ठीक है, तो इसीलिए फिनोटिपिक रेशो हमें 1:2:1 मिला और जीनोटिपिक भी रेशो हमें 1:2:1 मिला। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है बच्चों? इसमें ध्यान क्या रखना है, ये वाला एग्जाम्पल, इसका नाम स्टार करके रखो, इसके आगे एग्जाम्पल का नाम पूछा जाता है, उसके बाद में ये रेशो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन बने इसमें से तो ये वाले बनते हैं। ठीक है, क्लियर है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों हमें कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या बोलेंगे हम कि दोनों भी इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। लास्ट वाले में इक्वली एक्सप्रेस हुए क्या? लास्ट वाले में इक्वली एक्सप्रेस हुए क्या? अगर इक्वली एक्सप्रेस होते तो रेड भी मिलता और व्हाइट भी मिलता। तो आधा रेड में से आया है, आधा कहां से आया है? व्हाइट में से। पार्शियली एक्सप्रेस हुए ना, ना पूरा व्हाइट ना पूरा रेड, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? यस और नो? ठीक है, आधे आधे पार्शियली एक्सप्रेस हुए। लेकिन कोडोमिनेंस में देखो, कोडोमिनेंस में क्या होता है? बाळांनो, दोघं नवरा बायको ड्युटीवर आहेत, नोकरीवर आहेत, दोघे जण नोकऱ्या करतायत। ठीक है, दोनों भी हस्बैंड वाइफ नौकरी पे है, दोनों भी मस्त अच्छे खासे पैसे कमा रहे। तो दोनों में से अगर किसी का झगड़ा हो गया एक दूसरे के साथ में, तो कौन पीछे हटेगा? कौन पीछे हटेगा? कोई भी नहीं हटेगा। क्यों हटे? क्यों हटे भाई? वो भी कमा रहा है बेचारी, वो भी कमा रहा है। तो दोनों का भी अगर कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों का भी फर्ज बनता है कि घर के काम में भी इक्वली होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हस्बैंड कमाने जाए और आने के बाद में उसके सामने गरम गरम खाना परोसा जाए। ठीक है, अगर वाइफ थक के आती है बाहर काम करके तो उसका भी काम है कि थोड़ा सा हेल्प कर दो। मतलब जहाँ पे चीजें इक्वल होती है ना, जहाँ पे चीजें इक्वल होती है वो भी उतनी ही कैपेसिटी का है और वो भी उतनी ही कैपेसिटी की है। दोनों भी अगर इक्वली काम कर रहे हैं तो दोनों भी पीछे नहीं हटेंगे। दोनों क्या बोलेंगे कि नहीं, मैं नहीं पीछे हटूंगी। तो दोनों भी अपना इंडिपेंडेंस दिखाएंगे कि मैं हूं और मैं हूं। तो जहां पे दोनों का एग्जिस्टेंस नजर आता है, जहां पे दोनों का एग्जिस्टेंस नजर आता है उसे बोला जाता है कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे हम उसे? कोडोमिनेंस। बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इक्वली, ऐसा बोल सकते हैं। बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इक्वली, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रही है। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ना इसमें से कोई कम है ना इसमें से कोई ज्यादा है। तो एग्जाम्पल लिया है बच्चों कैटल कलर। कैटल का मतलब क्या होता है? कैटल का कलर क्या होगा? कैटल्स मीन्स गुरे गाई ढोरं असतात ना, येस और नो?
ठीक है, तो उसे बोला जाता है कैटल्स। उनके स्किन के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसका कलर देखना है, कैटल कलर। देख लो बच्चों, नोटिफिकेशन क्या दिए हुए, नोटिफिकेशन देखो। रेड, रेड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर। अब बताओ मुझे, कोई रेसेसिव है क्या रे यहाँ पे? को बोल दिया मैंने, को बोल दिया, डोमिनेंस है दोनों तरफ, मतलब क्या ये भी कैपिटल। मैं क्यों छोटी बनूं, राइट ना, मैं क्यों छोटी बनूं? तो ये भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है, को डोमिनेंस शो करना है बच्चों हमें। चलो बताओ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? फिनोटाइप। क्या है फिनोटाइप? रेड क्रॉस विथ व्हाइट, ठीक है। जीनोटाइप बताओ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। गैमेट्स, यहाँ पे मजेदार चीज है बच्चों, कोडोमिनेंस बोला गया है, राइट ना, कोडोमिनेंस बोला गया है। तो कोडोमिनेंस में ये दोनों के दोनों भी आएंगे। ये बोलेंगे ना मैं कम हूं ना मैं कम हूं, तो ये भी आर आएगा, ये भी आर आएगा, ये भी डब्ल्यू आएगा और ये भी डब्ल्यू आएगा। समझ में आया? कोडोमिनेंस मतलब इन जीन पेयर में से जो गमिट्स बनेंगे ये भी कोडोमिनेंस शो करेंगे, ये भी कोडोमिनेंस शो करेंगे। इसीलिए गमिट्स भी उनमें से सारे के सारे आएंगे कि मैं भी नहीं छूटूंगी। अब देखो F1 में क्या बनेगा, मजेदार चीज, आर डब्ल्यू क्रॉस आर डब्ल्यू, दो आर डब्ल्यू बने बच्चों यहाँ पे। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, उसमें भी एक ट्विस्ट है। एक हम मेल लेते हैं, एक हम फीमेल लेते हैं, राइट। एक हम मेल लेते हैं, दूसरा हम फीमेल लेते हैं। अब हमें F1 प्रोजेनी में दो ऑफस्प्रिंग मिले, दो कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो इसमें से मेल कौन होगा और फीमेल कौन होगा? बताओ बताओ। इसमें से एक बच्चों मेल फीमेल होगा और एक मेल होगा। इक्वल डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, अगर बच्चे पैदा हुए, ऐसी सिचुएशन होती है, एक माँ को एक लड़का और लड़की होती है ना, यस और नो, होता है ऐसे बहुत बार। ये सिचुएशन होती है या नहीं होती है? एक मदर को एक लड़का और एक लड़की होती है ना, तो उस टाइम हम उस बॉडी में, उस टाइम उस सिचुएशन में कोडोमिनेंस चलता है बच्चों। क्या चलता है? कोडोमिनेंस। मतलब नेचुरली क्या होता है कि आपके बॉडी में, अगर एक चीज समझाई थी मैंने, अगर जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से, मेल कंबाइन हुआ फीमेल के साथ में, ठीक है, और जाइगोट बन गया और इसी जाइगोट के दो टुकड़े हो गए और वो एम्ब्रियो बन गए, अगर वो एम्ब्रियो बन गए तो इसे हम ट्विंस कहेंगे। समझ में आई मेरी बात? एक जाइगोट के दो टुकड़े हो गए, एक जाइगोट के दो टुकड़े, इसे मोनोजाइगोटिक कंडीशन बोला जाता है। दो टुकड़े हो गए तो बच्चे एक दूसरे के जैसे दिखेंगे क्योंकि एक ही जाइगोट के। यस और नो? इतनी बात मानते हो तुम लोग? यस और नो? ठीक है। अब देखो एक अलग सिचुएशन होती है बॉडी में, जैसे नॉर्मली एक मेल गमिट एक फीमेल गमिट फॉर्मेशन होता है। कभी कभी रेयर कंडीशन में ये चीजें होती है कि दो मेल गमिट और दो फीमेल गमिट फॉर्म में हो जाते हैं, जो डिप्लॉइड बोलते हैं ना, हम हेप्लॉइड होके। तो ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक यहां पे जाइगोट बना और एक सेकेंड फ्यूजन से यहां पे जाइगोट बना, ठीक है। अब ये कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। कोडोमिनेंस मतलब क्या कि इसमें से एक बच्चा फीमेल होगा और एक बच्चा मेल होगा। तो ये सिचुएशन, और ये ट्विंस नहीं होते, ये एक दूसरे के जैसे नहीं होते, मे बी हो भी सकते और मे बी नहीं भी होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये एक दूसरे के जैसे नहीं होते। एक दूसरे के जैसे कब होंगे? जब एक जाइगोट से दो टुकड़े बनेंगे। लेकिन यहाँ तो जाइगोट ही दो बन गए। सेम सिचुएशन यहाँ पे कि यहाँ पे गमिट्स को एक ही निकलना था, लेकिन दोनों भी गमिट्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे बॉडी में दोनों भी गमिट्स काम कर रहे हैं, तो दो इधर से आए दो इधर से आए, ठीक है, RR और RR, और दो RW बनाए। दो RW बनाने के बाद में ये जो प्रोजेनी है बच्चों, इसमें से एक मेल और एक फीमेल रहेगी, क्योंकि ये भी कोडोमिनेंस शो कर रहे हैं। क्रॉस हमने एक फीमेल और मेल का लिया ना, तो बच्चे जो पैदा हुए वो भी एक मेल और फीमेल। लेकिन एक बात है मजेदार कि जो कलर आता है इनके बॉडी का वो इंटरमीडिएट आता है, रोन कलर। ब्राउन कलर के हेयर्स आप लोगों ने देखे होंगे, वो कलर यहाँ पे आता है रोन
कलर रोन आता है मिक्स, लेकिन प्रोजेनी दो आती है, एक मेल और एक फीमेल। समझ में आई इतनी बात? यस और नो? किसी को डाउट है पूछो, मैं फिर से रिपीट करवा दूंगी। नॉट बताओ, क्लियर है सबको? किसी को डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी समझ में आता तुम लोगों को। ओके, अब ये दो यहाँ पे इसने दो बना लिए। अब सेल्फिंग की तो जरूरत ही नहीं भाई, हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पहले ही दो प्रोजेनी है। तो इसका क्रॉस किया जाएगा, इसका क्रॉस किया जाएगा। RW का क्रॉस RW के साथ में क्या मिलेगा हमें बताओ? चेकर बोर्ड निकालने की जरूरत है? चेकर बोर्ड, चलो बताओ। अबे तो हमें पता होना चाहिए कैसे बनता है ये, अब बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेल फीमेल, हाँ बताओ। RW, RW क्या बनेगा? RR, RW, RW और WW। ठीक है, कौन सा कलर है ये? रेड, रोन, रेड सॉरी रोन और व्हाइट। क्लियर है बच्चों बात? यहाँ पे लिख लेते हैं हम। बताओ क्या मिला हमें? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल R, कैपिटल W और WW। यस और नो? समझ में आया क्या मैंने क्या किया? सेम सेम वही चीज की है, कोई चेंज नहीं। सिर्फ इतना है कि मेल और फीमेल यहाँ पे आएंगे, मेल और फीमेल यहाँ पे इक्वली आएंगे। देखो अब इसमें से जो पहली ये जो जन्म लिया है इसका कलर रेड है, ठीक है। ये जो है ये रोन कलर का है, ये रोन कलर का है, और इसका कलर क्या है बच्चों? व्हाइट। लेकिन एक बात ये है कि अगर ये मेल है तो इसमें से एक और एक मेल जन्म लेगा, ये मेल होगा। क्या किया रे मैंने? मेल। ये अगर फीमेल है तो ये भी फीमेल रहेगी, तो दो फीमेल और दो मेल ऐसे फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। क्या किया था हमने? आर को, हाँ बराबर है। तो आर अगर रेड कलर का है तो उसमें से जो रोन बने हैं ना दो, उसमें से एक मेल रहेगा, मतलब दो मेल और दो फीमेल फॉर्मेशन होगी। रेड रोन, व्हाइट रोन। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? रिपीट करू की समजलाय? नेटवर्कचा इश्यू आहे का रे कोणाला? गायब का बरं होता ते क्लास मधून मध्ये मध्ये? चलो बताओ, समझ में आया क्या हुआ? अब निकालो इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो। फिर से फिनोटिपिक रेशो, हाँ बताओ क्या आएगा? रेड इज टू रोन इज टू व्हाइट, कितना नंबर? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशो बताओ जीनोटिपिक। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल RW, WW, मतलब 1:2:1। यहाँ पे भी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो क्या होगा बच्चों? सिमिलर होगा। अब बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? फिर से पढ़ा दूंगी मैं। क्लियर है सबको? बाकी के बच्चे क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मल्टीपल एलील्स पे। मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स। क्या होता है मल्टीपल एलील में? मल्टीपल एलील मतलब क्या? वन और मोर एलील्स ऑक्युपाइंग द सेम पोजीशन इन अ लोकस, सॉरी ऑक्युपाइंग, क्या दिया है देखो? मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन, मोर देन 1 अल्टरनेटिव फॉर्म in a population
population occupying same locus on the chromosome। लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं है। एक क्रोमोसोम है, ठीक है, उस क्रोमोसोम के ऊपर एक कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हम आई से शो करते हैं। लास्ट ईयर ये एग्जाम्पल था आपके टेक्स्ट बुक में, इस साल आपको माइनस कर दिया है। माइनस मतलब नया सिलेबस आया तो दिया ही नहीं। तो ब्लड ग्रुप आई से मेंशन करते हैं। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं बच्चों बताओ? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ भी होता है। पता है ना आप लोगों को? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर, एक ही पोजीशन है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कितने हैं? ए भी होता है, किसी में बी भी होता है, किसी में ए बी नहीं होता है और किसी में ओ भी होता है। ठीक है, तो आई क्या कंट्रोल कर रहा है? एक से ज्यादा कैरेक्टर। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए मल्टीपल अलील्स प्रेजेंट है इन अ गिवन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बच्चों अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलते हैं। ए मिलता है, बी मिलता है, ए बी मिलता है, ओ मिलता है। तो ये क्या हुई? ये हुई उसकी वैरायटी, मल्टीपल अलील। इन्हें बोला जाता है मल्टीपल अलील्स। एक कैरेक्टर को शो करने के लिए मल्टीपल अलील्स जब काम करते हैं, मल्टीपल जीन पेयर जब काम करती है, तो उन्हें बोलेंगे हम मल्टीपल अलील्स। कैसे बनते हैं मल्टीपल अलील्स? अगर आई ए ब्लड ग्रुप है, ऐसे ब्लड ग्रुप में तो म्यूटेशन होता नहीं है, ब्लड ग्रुप में सिर्फ एंटीजन चेंज होता है। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप। आरबीसीज के ऊपर एंटीजन पता है ना तुम लोगों को? अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर आएगा वो वाला, तब। आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जाम्पल नहीं है तो मैं इसे ज्यादा फोकस भी नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन इतना बात समझ में आई कि एक पॉपुलेशन के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब मल्टीपल अलील काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल अलील बने कैसे हैं? मल्टीपल अलील बने कैसे हैं बच्चों? तो मल्टीपल अलील बनने के लिए जो नॉर्मल ब्लड था, सॉरी नॉर्मल जीन था, उस नॉर्मल जीन के अंदर म्यूटेशन कॉज हुआ। म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंजेस। गुड। सडन हेरिटेबल चेंजेस जो जीन के अंदर होते हैं उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। अगर कोई जीन के अंदर कोई चेंजेस आ गए तो वो अलग अलग फिनोटाइप शो करेगा, अलग अलग कैरेक्टर शो करेगा, बराबर ना। अगर कोई फॉल्ट आ गया कोई जीन के अंदर, ये वाला ए है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल आर है, अगर एक कैपिटल आर अच्छे से काम कर रहा है और दूसरा कैपिटल आर में कोई म्यूटेशन आ गया तो ये प्रॉपर अपना एक्सप्रेशन दे पाएगा क्या? नहीं। जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा कि भाई कैपिटल आर अगर दोनों अच्छे काम करते तो रेड कलर शो हो जाता, रेड कलर आ जाता, लेकिन इन दो आर में से एक आर खराब था, म्यूटेंट था, तो वो रेड कलर नहीं शो कर पाया, तो इसीलिए उसे बोला जाता है म्यूटेंट। तो अलग कलर मिला हमें। अगर कोई चेंजेस जीन में आ जाते हैं तो जीन के वजह से, जीन के चेंजेस के वजह से, जीन के म्यूटेशन की वजह से नए नए एक्सप्रेशन, नए नए फिनोटाइप जन्म लेते हैं और उन्हें बोला जाता है मल्टीपल अलील। एक ही, अगर आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है? ड्रोसोफिला। देखो ड्रोसोफिला फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर दिया है क्या? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर दिया है, ठीक है। एक बॉक्स निकाल के दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पढ़ो बॉक्स को। सबसे पहले कौन से विंग दिए? वेट, ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। चलो बताओ, पहले विंग ना, यहाँ पे फिनोटाइप, यहाँ पे
यहाँ पे क्या लिखा है? चलो, पहला वाला कौन सा दिया है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का फिनोटाइप क्या है? सॉरी, गलत हो गया। इसका फिनोटाइप क्या है? नॉर्मल का जीनोटाइप क्या है? नॉर्मल का जीनोटाइप क्या है? वीजी प्लस, वीजी प्लस ना, वीजी प्लस। उसके बाद में दिया है नॉच, नॉच दिया है, क्या दिया है? नॉच, यस ना, वीजी एनआई, वीजी एनओ। तीसरा दिया है निक्ड, निक्ड विंग। चौथा दिया है, चौथा क्या दिया है? क्या दिया है? स्ट्रैम्प, स्ट्रैम्प, वीजी एसटी, स्ट्रैम्प विंग। और लास्ट दिया है वेस्टिजियल, वीजी ओनली, वेस्टिजियल। अब देखो बच्चों, वीजी यहाँ पे कॉमन, 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 लेकिन उसके एक्सप्रेशन अलग अलग है। एक्सप्रेशन अलग अलग मतलब क्या? इसमें अगर वीजी प्लस है तो उसका जो विंग है वो नॉर्मल होगा। अगर उसी जीन में म्यूटेशन आ गए, कोई चेंजेस आ गया, तो उसका विंग नॉच होगा। देखो वहां पे थोड़ा सा शेप में चेंज दिया है, जो ड्रोसोफिला ड्रॉ करके दिए वहां पे, देखो दिख रही है क्या? ड्रोसोफिला वहां पे ड्रॉ करके दिए, आपको दिख रही है? हाँ, तो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस है। तो जो भी थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, निक्ड विंग, स्ट्रैम्प विंग या फिर वेस्टिजियल विंग, तो वो क्या कर रहे हैं? हर एक जीन में हर बार म्यूटेशन कॉज हो रहा है, डिफॉल्ट कॉज हो रहा है, और उसके वजह से जो विंग्स है वो अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। मतलब फिनोटाइप आपको क्या मिले? अलग अलग प्रकार के मिले। क्यों मिले? क्योंकि इसके जीनोटाइप में क्या आया बच्चों? म्यूटेशन आया। जीनोटाइप में क्या आया? इसके म्यूटेशन आया, जीन में म्यूटेशन आया, इसके वजह से अलग अलग प्रकार के विंग आपको देखने को मिले। मतलब क्या कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है? मल्टीपल अलील्स काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मल्टीपल अलील। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? खूब सिंपल है। यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो, ऐसा नहीं कि मैडम बताएगी नहीं। फिर से तुम लोगों को पता है, मैडम समझा देती है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। ठीक है, क्लियर है सबको? एनीवन? कोणीच असं नाही आहे क्लासमध्ये की ज्याला समजत नाहीये? वंश, पल्लवी, साक्षी, रोहन, यश, सांगा पटापट पटापट। मिसबा, जानवी, रेवती, आर्यन, क्लियर है सगळ्यांना? चलो आगे बढ़ती हूँ फिर मैं। अब देखते हैं प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स। अ सिंगल जीन कंट्रोल a single gene control two or more different trait। साधी गोष्ट है, एक जीन में इथे ड्रॉ करना। यहाँ पे मैं एक जीन ड्रॉ करूंगी, ये वाला, ठीक है, ये जीन है। अब इसने अलग अलग एक्सप्रेशन दिए, अलग अलग एक्सप्रेशन कंट्रोल किया है। एक ये, इसका नाम रख दिया मैंने IA। एक ये, जिसका नाम रख दिया मैंने IS। और एक ये, जिसका नाम रख दिया मैंने IAIS। इसे ऐसे शो किया जाता है। इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगी तुम लोगों को। नॉर्मल
कैरियर, सॉरी, लीथल और कैरियर। एग्जाम्पल है बच्चों सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया। ऐकलंय है तुम्ही हा डिसीज, सिकल सेल बीमारी सुनी है आप लोगों ने बहुत बार, ठीक है। कैसे होती है सिकल सेल की बीमारी? हमारे जो ब्लड सेल है, ये एक ड्रॉ कर रही हूं मैं डायग्राम, हमारे ब्लड सेल होते हैं आरबीसीज, पता है ना, रेड वाली आरबीसीज। आरबीसीज का शेप ओवल होता है बच्चों, आरबीसीज का शेप ओवल होता है। जब हम सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ये आरबीसीज है, ठीक है। आरबीसीज का शेप ओवल होता है, लेकिन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कमी के वजह से कभी कभी ये जो ओवल शेप है ये बन जाती है हाफ मून शेप। हाफ मून शेप, इसे ही बोला जाता है सिकल सेल, सिकल शेप। मैंने क्या बोला, सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज है। वो जो डिसीज है वो क्यों कॉज होता है? क्योंकि हमारे जो आरबीसीज है वो हमारे आरबीसीज का जो शेप है, जो ओवल होना चाहिए, वो कैसे हो जाता है? चंद्र माहिती है ना, चंद्र, चंद्राची कोर माहिती है ना, हाफ मून शेप हो जाता है। तो वो जो हाफ मून शेप है उसको साइंटिफिकली नाम दिया गया है सिकल शेप। सिकल शेप ऐसा बोला जाता है उसे, हाफ मून शेप अगर हो जाए तो। इसके वजह से हमारी आरबीसी सिकल शेप हो जाती है और ब्लड नहीं बना पाती, और उससे हमारा जेनेटिक मेकअप बिगड़ जाता है। ब्लड बनाती है लेकिन जेनेटिक मेकअप बिगड़ जाता है, क्वांटिटी कम होती है ब्लड की। तो ऐसे पेशेंट आप लोगों को पता है कि जिनमें, आपने ये बात बहुत बात सुनी होगी, डबल एस अगर है तो बचेगा नहीं, डबल एस अगर है तो बचेगा नहीं। ये सुना है आप लोगों ने, डबल एस अगर है तो बचेगा नहीं? सिकल सेल के बारे में सुना है क्या नहीं सुना है? नहीं सुना तो अभी मैं सुनाती हूँ इसकी कहानी क्या है। अब देखो, अगर कोई पर्सन है तो हमारे बॉडी में उसका जो कंटेंट है वो IA पर्सन से शो किया जाता है। हमारी बॉडी, हम सिकल सेल एनीमिक नहीं है तो हमें शो किया जाएगा IA से। अगर कोई पर्सन किसी के बॉडी में S है, S कंटेंट, तो उसे बोला जाता है लीथल पर्सन। उसे क्या बोला जाता है? लीथल। आपके इसमें HB दिया है, रुको मैं ऐसे शो कर रही हूँ, HB दिया है ना, HB लिख लेते हैं, कोई हरकत नहीं, ठीक है। HB हीमोग्लोबिन, HB, ठीक है, कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए, ठीक है। तो हमारा अगर ब्लड है तो नॉर्मल पर्सन का ब्लड HbA ऐसे शो किया जाएगा, ये हीमोग्लोबिन का एक जीन है। अगर किसी के ब्लड में सिकल सेल एनीमिक की जो सेल बॉडीज है, आरबीसीज का शेप अगर ऐसा हो गया तो पूरी तरीके से अगर चेंज हो गया तो वो उसे ऐसा शो किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी के बॉडी में, क्या लिख दिया रे मैंने यहाँ पे, वेट, हाँ इसे यहाँ पे लिखना था, बराबर है। अगर किसी के बॉडी में हमारा HB का शेप अगर पूरी तरीके से हाफ मून हो गया तो उसे ऐसे शो किया जाएगा। लेकिन किसी के ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन का, आरबीसीज का शेप कुछ हाफ है और कुछ ओवल है, मतलब कुछ आरबीसीज नॉर्मल है और कुछ आरबीसीज का शेप चेंज हो गया है, तो उसे कैरियर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कैरियर। अब नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ गया, अगर कोई पर्सन नॉर्मल है, अगर कोई पर्सन पूरी तरीके से लीथल मतलब क्या होता है? अ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज अ डेथ, ऐसा जीन जो डेथ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे बोला जाता है लीथल। ऐसा जीन जो डेथ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे बोला जाता है लीथल। अब देखो एक क्रॉस आपके बुक में दिया हुआ है, अगर कोई पर्सन कैरियर है, दो कैरियर पर्सन का अगर शादी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कैरियर पर्सन की शादी हो जाए, मैरिज इज इन बिटवीन द कैरियर पर्सन। अब कैरियर ये क्या हुआ बच्चों? हमारा फिनोटाइप हुआ। कोई पर्सन है जिसमें से एक, दोनों भी कैरियर है, मेल और फीमेल दोनों भी कैरियर है, तो कैरियर का जीनोटाइप क्या होगा बताओ? कैरियर का जीनोटाइप क्या होगा?
HBA HBS, फिर से HBA HBS। ठीक है, गमिट्स क्या निकालेंगे बताओ, गमिट्स क्या निकालेंगे? दोनों भी गमिट्स आएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों भी अलग है ना। सिमिलर होते तो हम एक निकालते, डिसिमिलर है इसलिए दोनों भी आएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? HBA HBS HBA HBS। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस कराते हैं। चलो, इस HBA का क्रॉस पहले, F1 जनरेशन निकालनी है हमें, तो इस HBA का क्रॉस पहले इन दोनों से करा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इस HBS का क्रॉस इन दोनों से करा लेंगे। चलो बताओ क्या मिलेगा? फर्स्ट वाला HBA HBA। ठीक है, दूसरी बात HBA HBS। तीसरी बात इस HBS का करो आप HBS HBA और HBA HBS HBS। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया मैंने क्या किया? जैसे हमारा नॉर्मल क्रॉस होता है वैसे ही किया है कि ये कौन है? नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, ये कौन है बच्चों? कैरियर है। ये कौन है बच्चों? कैरियर है। और लास्ट वाला कौन है बच्चों? लीथल है। तो हमारा रेशो क्या आया? 1:2:1। क्या आया हमारा रेशो? 1:2:1। यस और नो? आया ना रेशो? लेकिन लीथल पर्सन की तो डेथ हो जाती है, जिसके बॉडी में SS मतलब पूरी आरबीसीज हाफ मून शेप हो चुकी है, वो पर्सन कभी भी बचता नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है। वो 15 साल के बाद होने के बाद में मरेगा, वो 21 साल का बाद होने के बाद में मरेगा, लेकिन कभी ना वो उसकी लाइफ ज्यादा दिन नहीं रहती। जो बच्चा जिसके बॉडी में SS कंटेंट आता है, जिसके बॉडी में जो आरबीसीज है वो पूरी तरीके से हाफ मून हो जाती है। ठीक है, तो ये मर गया, तो हमारा रेशो क्या आया? हमारा रेशो क्या आया बच्चों? 1:2, मतलब एक नॉर्मल और एक दो कैरियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के बात? प्लियोट्रॉपी में हमने कुछ नहीं किया। प्लियोट्रॉपी में सिर्फ हमने इतना किया कि जीन था, आरबीसीज के लिए नॉर्मल जीन को शो किया जाता है A से, उसके बाद में लीथल को शो किया जाता है S से, और उसके बाद में कैरियर को शो किया जाता है कैपिटल A एंड कैपिटल S से। ठीक है, सिर्फ हमने इतना किया कि कैरियर का क्रॉस कैरियर के साथ। ये करके देखना, आप किसी के भी साथ कर सकते हो। कैरियर का क्रॉस आप हेल्दी पर्सन के साथ करो तो आपको अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, कैरियर का क्रॉस आप हेल्दी पर्सन के साथ करके देखो तो आपको अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि इनमें से जो बच्चे पैदा होंगे उसमें जिएंगे कितने और मरेंगे कितने। ठीक है, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती है। किसी को डाउट है इसमें पूछ लो, किसी को डाउट है इसमें पूछ लो। क्लियर है सगळं? चलो, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्लियोट्रॉपी का। इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट होगा, इसी चैप्टर का दूसरा पोर्शन क्रोमोसोमल थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं हम कल से। ठीक है, एक्चुअली लास्ट ईयर तक ये यहाँ तक के एक चैप्टर था आपका, यहाँ तक के एक चैप्टर था आपका, और इसके आगे जो नजर आ रही है आपको जो थ्योरी, वो सेकेंड चैप्टर की थी। लेकिन इस साल दो चैप्टर कंबाइन करके एक चैप्टर बनाए गए हैं, तो इसलिए सारे चैप्टर्स ऐसे बड़े हो गए। तो ये 2 चैप्टर बन के एक चैप्टर बनता है। तो यहाँ तक के जैसे हम पिछले साल के हिसाब से अगर सोचते तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन दूसरा चैप्टर यहाँ से इसी चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है, वो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन यहाँ पे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक किसी के डाउट है पूछ लो, अगर अदरवाइज मैं लेक्चर बंद कर रही हूँ। बंद करूँ बच्चों? ठीक है, ओके, चलो बाय एवरीवन।